मेरी बेटी ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद जिद करने लगी कि मुझे शहर में रहकर डॉक्टर की पढ़ाई करनी है। मैं उसकी इस बात को सुनकर डर सी जाती, क्योंकि मेरी बेटी घर से बाहर कभी गई ही नहीं, तो इतनी दूर शहर में अकेली कैसी रहेगी। लेकिन इकलौती बेटी होने के नाते मैं उसे मना भी नहीं कर सकती थी, और मैंने ठान लिया कि अब बेटी को शहर भेजकर डॉक्टर का कोर्स पूरा करवाना है। जब शाम को मेरे पति से इस बात के बारे में बात की, तो वो भी बिना किसी डर के उसे शहर भेजने के लिए मान गए। जब मेरी बेटी को यह बताया तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा, क्योंकि अब उसका सपना जो पूरा होने वाला था। हमने शहर में अच्छी सी यूनिवर्सिटी देखकर उसका दाखिला करवा दिया और उसे रहने के लिए हॉस्टल में भेज दिया। मेरे मन में तरह तरह के ख्याल आए, लेकिन फिर भी बेटी की खुशी के लिए उसे भेज दिया। उसके जाने के बाद मैं काफी परेशान रहने लगी। अपनी बेटी को लेकर मैं बहुत डरी हुई सी रहती कि कहीं उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए। और फिर एक दिन रात के वक्त उसका फोन आया तो वह बहुत रो रही थी। उसे इस तरह रोती देखकर तो मेरी जान ही निकल गई, और वह रोते हुए बस एक ही बात कह रही थी कि अब मुझे यहाँ नहीं रहना, वापिस आपके पास आना है। मैं बहुत घबरा सी गई, कुछ समझ नहीं आया कि अब मैं क्या करूं। मेरा पति भी घर पर नहीं था। मैंने अपनी बेटी को दिलासा देते हुए कहने लगी, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें लेने के लिए आ रहे हैं। लेकिन उसको मालूम था कि इतनी रात में गांव से शहर की तरफ कोई बस भी नहीं आती है। तो मेरी बेटी ने रोते हुए मुझसे कहा कि आप मुझे लेने सुबह तक आ जाना। जैसे ही अगली सुबह हुई तो हम दोनों अपनी बेटी को लेने के लिए शहर की तरफ निकल पड़े। हॉस्टल में जाकर देखा तो उसकी हालत बहुत खराब थी, और वह कमरे में अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। मैं उसके पास गई और उसे जगाने के लिए आवाज लगाई, तो वह मेरी आवाज सुनकर जल्दी से मेरे गले से लिपट गई। उसकी हालत देखकर मैं और भी ज्यादा घबरा सी गई। अब तो मुझे पूरा यकीन हो चुका था कि मेरी बेटी के साथ कुछ तो गलत हुआ है। मैंने उसे शांत करते हुए कहा, बेटी क्या हुआ तुम्हें? इतना सुनते ही उसने अपना सिर नीचे झुका लिया और अपने मुंह से एक शब्द तक नहीं निकाला। मैंने सच्चाई जानने की बहुत कोशिश की, मगर उसने मुझसे कहा कि मुझे कुछ नहीं हुआ, अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मेरा आप लोगों के बगैर यहाँ मन नहीं लगता। उसकी यह बात सुनने में थोड़ी अजीब सी थी, क्योंकि कुछ महीने शहर में रहने के बाद मेरी बेटी मुझसे कह रही थी कि आपके बिना यहाँ मेरा मन नहीं लगता। हम अपनी बेटी को हॉस्टल से वापस घर ले आए। घर आने के बाद भी उसकी हालत और भी बिगड़ती जा रही थी, और वक्त गुजरने के साथ कमजोर भी होती चली गई। हमने बहुत से डॉक्टरों के पास जाकर उसका इलाज करवाया, लेकिन उसकी तबीयत में जरा सा भी सुधार नहीं आया। कुछ दिन गुजरने के बाद उसकी हालत में कुछ आराम दिखना शुरू हुआ। यह देखकर हमने भी कुछ चैन की सांसें ली। वह हॉस्टल से आने के हर वक्त अपने कमरे की लाइट बंद कर सारा दिन बिस्तर पर पड़ी रहती। अब तो मुझे भी जानना था कि आखिर हॉस्टल में उसके साथ ऐसा क्या हुआ, सारा दिन खामोश सी रहने लगी है। कुछ दिनों बाद जब वह बिल्कुल ठीक हो गई तो मैंने उससे कहा कि बेटी अब तुम्हें वापस शहर जाना चाहिए, तुम्हारी पढ़ाई को नुकसान हो रहा है। मेरी शहर जाने की बात सुनकर वह बहुत घबरा सी गई। कुछ देर सोचने के बाद कहने लगी, माँ आप ठीक कह रही है, अब मुझे वापस जाकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। अगली सुबह जब मैं उसे चाय देने उसके कमरे में गई तो वह बिस्तर पर लेटी बहुत जोर जोर से रो रही थी। मैंने उसके पास जाकर पूछा, बेटी क्या हुआ है, तुम रो क्यों रही हो? तो वह मुझसे कहने लगी, माँ मेरा पेट बहुत जोर से दर्द कर रहा है, जो कि मेरी बर्दाश्त से बाहर है। तो मैं अपनी बेटी को साथ लेकर गांव में डॉक्टर के पास आकर चेकअप करवाया। डॉक्टर ने चेक किया और कुछ दवाइयाँ देते हुए कहने लगा कि यह दवा खाने के कुछ देर बाद बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हम वापस घर आ गए और मैंने उसे घर आते ही दवा खिला दी, तो कुछ देर बाद उसका दर्द भी कम हो गया। मेरा मन अब हर वक्त बेचैन सा रहने लगा, क्योंकि अब तो हर रोज उसके पेट में दर्द रहने लगा। तो मैं उसे गाँव के डॉक्टर के पास ले जाती, तो मेरी बेटी को अंदर ले जाकर कुछ देर तक चेक करता, और दवाइयाँ देते ही मेरी बेटी कुछ देर में ठीक हो जाती। अब तो मुझे भी यकीन होने लगा कि कोई तो ऐसी बात है जो मुझसे छुपा रही है। जब यह बात मैंने अपने पति से कही तो मुझसे कहने लगे कि हमारी बेटी अब जवान हो गई है, अब उसकी शादी करवा देनी चाहिए, इसलिए वह वापस नहीं जाना चाहती थी। मैं बहुत परेशान थी और सोच रही थी कि अब अपने पति से कैसे कहूँ कि इसके पेट में दर्द रहने लगा है। लेकिन मैंने अपने पति से इस बात को छुपाते हुए हाँ में सर हिला दिया। एक दिन वो मुझसे कहने लगे कि उनके किसी रिश्तेदार का बेटा डॉक्टर है और वे अपनी बेटी को बहू बनाना चाहते हैं। मैंने कहा ठीक है, आप उनसे कह दो लड़की देखने के लिए रिश्ते की बात करने। लड़के की माँ और खुद लड़का आया था। हमें पहली बार देखते ही लड़का पसंद आ गया। उसका शहर में खुद का घर भी था, लेकिन वह शादी किसी गाँव की अच्छी सी लड़की से करना चाहता था। बिना किसी एतराज के रिश्ता पक्का हो गया और कुछ महीनों बाद शादी की तारीख भी तय हो गई। मेरी बेटी शादी की बात को सुनकर एकदम से ठीक हो गई। इस बात ने मुझे हैरान कर दिया। वह दिन भी आ गया जिस दिन का हमें इंतजार था। मैंने अपने बेटी को घर से विदा कर ससुराल भेज दिया। उसके जाने के बाद घर एकदम से खाली हो गया।
मेरी बेटी जब भी मेरे पास आती तो मैं उससे पूछती कि ससुराल में कोई परेशानी तो नहीं है, तो मेरे पूछने पर वह हमेशा एक ही बात कहती कि मैं वहाँ बहुत खुश हूँ। उसकी इस बात को सुनकर मुझे भी सुकून मिल जाता। मगर एक दिन मेरी बेटी के ससुराल से फोन आया। उनकी बात सुनकर तो मेरे जिस्म से जान ही निकल गई। हम लोग जैसे ही बेटी के घर पहुँचे तो उसने हमें बताया कि मेरी सास सुबह घर से गई थी मगर अभी तक वापस नहीं आई। सब जगह ढूंढ दिए, मोहल्ले वालों से पूछ लिया मगर सुबह से मेरी सास को किसी ने देखा भी नहीं। रिश्तेदारों से भी पूछ लिया मगर वहाँ भी नहीं मिली। सब लोग घबरा से गए कि अचानक मेरी बेटी की सास कहाँ जा सकती है। जब शाम हुई तब लोग वापस गाँव आ गए। मेरा दामाद किसी काम के सिलसिले में दूसरे देश गया हुआ था। जब मेरे दामाद को खबर हुई तो वह भी वापस आ गया, लेकिन अभी तक उसकी सास का कोई पता नहीं चला। एक हफ्ते के बाद अचानक से अपना सामान लेकर मेरी बेटी हमारे पास आ गई। वह बहुत उदास दिख रही थी। मैंने उसे गले से लगाया और कहा, क्या बात है बेटी? तो मुझसे कहने लगी, माँ मुझे माफ कर दो, मैंने आज तक तुम्हें धोखे में रखा है। उसके बाद सुनकर मैं हैरान रह गई। उसने जो मुझे बताया वह सुनकर तो मेरे पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। उसने मुझे बताया कि सास के लापता हो जाने के बाद मेरे पति वापस घर लौट आया था। इस बात को लेकर वह बहुत ही परेशान था। उसने हर जगह ढूंढने की कोशिश की मगर मेरी सास का कहीं अता पता नहीं चला। इस परेशानी के चलते वह मुझे पूरी तरह से भूल चुका था। मैंने अपने पति से पूछा भी कि आप जब से वापस घर आए हैं मेरे साथ आपने कोई बात तक नहीं की। मेरा पति मुझसे कहने लगा, मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है, मैं अपने काम में बिजी हूँ। अपने पति के मुँह से यह बात सुनकर मुझे यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि जब शादी हुई थी तो वह मेरा बहुत ख्याल रखते थे, रात भर मुझसे बातें किया करते थे, मगर इस बार वह मुझे देखना भी नहीं चाह रहे थे। इसी के चलते कुछ दिनों बाद मुझे महसूस हुआ कि घर में किसी चीज की तैयारी चल रही है। मेरी ननद और पति दोनों बहुत खुश नजर आ रहे थे। मैंने पूछने की बहुत कोशिश की मगर उल्टा मुझ पर गुस्सा करने लगे। एक दिन मेरी तबीयत बहुत खराब थी, मैं अपने कमरे में लेटी हुई थी। कुछ देर बाद मेरी ननद मेरे पति को लेकर मेरे पास आई और उसने जो मुझसे कहा वह सुनकर तो ऐसे लगा जैसे अभी जमीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। मेरा पति मेरे पास आया और मुझे थप्पड़ मारते हुए कहने लगा, बदचलन औरत, तुम्हारे पेट में किसका पाप है? कौन है जो मेरे जाने के बाद तुम्हारे बिस्तर गर्म करने आता था? मैं सोचने लगी कि आखिर मेरा पति डॉक्टर होकर भी इस तरह की बातें कैसे कर सकता है। अब मैंने ठान लिया था कि मैं उनको कभी नहीं बताऊंगी कि मेरी ये हालत किस वजह से हुई है। मैं कमरे में अपने पति के बारे में सोचकर रोती रही। जब सुबह मेरे पास आया तो मुझसे कहने लगा, मैंने शादी कर ली है, तुम यह घर छोड़कर चली जाओ। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और इस राज को जानने के लिए मैंने अपनी ननद पर नजर रखनी शुरू कर दी। कुछ दिन गुजरने के बाद मुझसे कहने लगी, कितनी गिरी हुई और तो यह सब होने के बाद भी तुम इसी घर में पड़ी हो। जो तुम जानना चाहती हो तो मैं खुद ही बता देती हूँ। वो मुझसे कहने लगी कि तुम्हारे पति से शादी करने के लिए यह सब तुम्हारे साथ मैंने ही किया है, और यही नहीं, अपनी सास को भी खुद मैंने ही मार डाला ताकि शादी करने में किसी तरह की बाधा ना हो। मैं यह सब करने की पहले ही ठान चुकी थी। मेरी ननद की बातें सुनकर तो मैं एकदम से चौंक उठी। मुझे पूरा यकीन हो गया था कि मेरी हालत की जिम्मेदार भी मेरी ननद ही है। मेरी बेटी मुझसे कहने लगी कि जब आप मुझे डॉक्टर के पास चेकअप के लिए लेकर जाती तो वो डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि मेरा खुद पति था। यह बात उस समय की है जब मैं हॉस्टल में रहती थी। वहाँ पर हम एक दूसरे को पसंद करते थे और शादी करना चाहते थे। मुझे चेकअप के बहाने से वह अंदर ले जाता और हम एक दूसरे से इस बहाने के जरिए मुलाकात करते। जब आपको शक होने लगा तो उसने मुझसे कहा कि अब मैं और यहाँ नहीं रह सकता। एक दिन जब मैं उससे मिलने गई तो वह वहाँ पर नहीं था, इसलिए आपको कुछ पता नहीं चला। यहाँ से जाकर उसने जब रिश्ते की बात भेजी तो मैं सारी तकलीफ भूल चुकी थी। मैं इस बात के बारे में अपने पति से भी कहना चाहती थी, मगर अपने काम के सिलसिले में वह दूसरे देश चले गए। जब वो वापस आए तो उनका मेरे प्रति इस तरह का व्यवहार देखकर मैंने यह सब बताना ठीक नहीं समझा। लेकिन माँ देखिए ना, मेरी खुशियों की उम्र कितनी छोटी थी। रात को मुझे पता चला कि मेरी नफरत के चलते मेरी ननद यह सब कर चुकी है और मेरे पति ने भी मेरी किसी बात पर यकीन नहीं किया। अब मैं दोबारा कभी भी उस घर की तरफ नहीं देखूंगी। मेरी बेटी की बातें दिल चीर रही थी। मैंने उसे गले लगाया और उसके बाबा से यह बात छुपाए रखी। अगली सुबह मेरी बेटी को लेने हमारे घर मेरा दामाद आ गया। उसने मुझसे माफी मांगी और मेरी बेटी के साथ ये सब करके वह बहुत ही शर्मिंदा था। और मेरा दामाद मेरी बेटी को अपने साथ वापिस ससुराल ले गया और अच्छी तरह से उसका इलाज करवाया। उसने अपनी बहन को अपने किए की सजा देने का फैसला किया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। अब मेरी बेटी अपनी तकलीफ बुलाकर खुशी खुशी जिंदगी गुजार रही है। अपने घर में माँ बाप को धोखे में नहीं रखना चाहिए और अपनी कुछ पल की खुशियों के खातिर किसी की जिंदगी के साथ ऐसा खिलवाड़ मत करना। एक गलत कदम उठाने से खुशियों वाला घर भी चंद मिनटों में वीरान हो जाता है।